गाड़ी का एवरेज जो है ना वो मैं आप लोगों से शेयर करता हुआ चलूँ, क्योंकि अभी जैसा कि दिन ब दिन पेट्रोल महंगा होता जा रहा है। अभी मेरे ख़्याल में 268 या 270 है कुछ, तो उस हिसाब से एवरेज बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बंदा जब टूर पे निकलता है वो अपना एक बजट लेके निकलता है कि यार ये मेरा बजट है, जिसमें ये पेट्रोल की भी कॉस्टिंग होती है और ये इसमें होटलिंग की है, ये फूड कॉस्टिंग है, तो सारी कॉस्टिंग निकाल के बंदा टूर पे निकलता है। तो इसलिए मैं इसमें बताना बहुत ज़रूरी है कि क्या है क्या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। ये अभी हमारा सफ़र जो है ना वो स्टार्ट हो गया है रावलपिंडी इस्लामाबाद से, और ये आईजेपी रोड पे हम लोग आ गए हैं। ये रोड सीधा आगे जाके मंडी मोड़ और फिर आगे से राइट पे मोटरवे की तरफ निकलता है। हमारा जो टूर है उसका एहतमाम हुआ चाहता है, और ये अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। आगे जाके पेट्रोल रिफिल करेंगे, और गर्मी जो है ना वो इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा हो रही है। टेम्परेचर इतना नहीं है लेकिन हब्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, और हम लोगों को ज़्यादा लग रहा है, शायद इसलिए हमें ज़्यादा लग रहा है कि हम ठंडे एरिया से आएँ, ये भी हो सकता है। लेकिन हब्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही बेकार मौसम है इस टाइम इस्लामाबाद का। तो बहरहाल अभी हम लोग यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं और आगे पेट्रोल रिफिल कर आगे हम लोग अभी अटक पंप से जो है ना पेट्रोल रिफिल करते हैं। ये टायर, चारों टायरों में हवा रिफिल कर रहे हैं अभी, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी तकरीबन सारे टायरों के अंदर 28.5, 28, किसी में 29, तो ये फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें फिर आपकी जो पेट्रोल एवरेज है वो ख़राब हो जाता है। और एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि मैंने एबटाबाद में जो है ना वो इसमें पेट्रोल रिफिल किया था, और जो टैंक था वो बिल्कुल फुल कर दिया था। तो फिर हम लोग एबटाबाद के भी हम लोग कुछ पॉइंट्स वगैरह पे घूमे, मतलब पहाड़ी चढ़ाइयाँ वगैरह चढ़े। उसके बाद मानसेरा गए, मानसेरा में पॉइंट्स वगैरह पे घूमे। उसके बाद मानसेरा से होते हुए मरी आए हम लोग, और मरी में जो है ना क्या नाम है कि पॉइंट्स पे घूमे। तो वहाँ से अभी हम लोग इस्लामाबाद आए। तो जो पेट्रोल एवरेज इसने दिया है वो 1 लीटर के अंदर इसने 18 दी है, जिसमें आप समझो कि एबटाबाद से लेके मरी तक जो चढ़ाई है पूरी चढ़ के आई है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही आला एवरेज इसने दिया है, बहुत ज़बरदस्त एवरेज दी है, और एसी के साथ। इनफैक्ट चढ़ाइयों पे जो लोग चढ़ रहे थे तो उन्होंने शीशे खोले हुए थे, लेकिन हमने शीशे नहीं खोले हुए थे, एसी चल रहा है। वैसे भी हाइब्रिड गाड़ी में तो एसी आपको उस गाड़ी में फ़र्क नहीं पड़ता, चलाए या ना चलाए कोई फ़र्क नहीं है। तो एसी के साथ भी ये एवरेज आया था, और बहुत अच्छा एवरेज है इसका। ये आगे से लेफ़्ट मोड़ेंगे और ये सीधा फिर आगे जाके ये मोटरवे को टच करता है, और ये फाइनली आ गया है इस्लामाबाद मोटरवे टोल प्लाजा, जहाँ से हम एग्ज़िट करेंगे। और देखते हैं कि आज की तारीख में कितना सफ़र हमारा होता है। इस्लामाबाद का भी हमने टोल प्लाजा क्रॉस कर लिया, और सफ़र हमारा अभी स्टार्ट है कराची की तरफ। हम कल जो है ना आए थे मरी से। मरी से आने के बाद हमने रावलपिंडी इस्लामाबाद में स्टे किया, और स्टे के बाद आज हम निकले हैं
अपनी सफ़र पे। तकरीबन मेरे ख़्याल में 10:30 पौने 11 बजे हमने सफ़र स्टार्ट कर लिया था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। हमारा था प्रोग्राम के स्टे करें 1-2 दिन 3 दिन, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है इस्लामाबाद में इस टाइम पे। हब्स हो रहा है, अलबत्ता पूरी रात बारिश हुई है, लेकिन फिर भी सुबह जब उठे तो बाहर निकले तो फुल हब्स हो रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से हमने बोला कि यार निकलते हैं कराची की तरफ। ऑलमोस्ट टूर हमारा एंड पे ही चल रहा है। अभी निकले हैं, देखते हैं कि कहाँ पे हम स्टे करते हैं और कहाँ तक जा पाते हैं। तो सफ़र अभी हमने स्टार्ट कर लिया और ये जो सफ़र था हमारा, कराची से गए थे हम लोग एबटाबाद से फिर मानसेरा गए थे। मानसेरा पे एक पॉइंट में गए थे और वहाँ से जो है ना हम लोग फिर मरी आए। मरी का बहुत ज़बरदस्त मौसम था, बारिशें भी हो रही थी और मौसम बड़ा बेहतरीन मौसम था। तो वहाँ हमने 3-4 दिन गुजारे, वहाँ स्टे किया और वहाँ से फिर हम निकले इस्लामाबाद के लिए। कल फिर हम इस्लामाबाद पहुँच गए थे और आज फिर हम यहाँ से निकल गए हैं। तो अभी तक जितना भी हमारा सफ़र रहा बहुत बेहतरीन सफ़र रहा, बहुत मज़ा आया और अल्लाह का शुक्र है कि गाड़ी में भी किसी किस्म का मसला नहीं है। गाड़ी ने भी भरपूर साथ दिया। प्लस गाड़ी का एवरेज जो है ना वो मैं आप लोगों से शेयर करता हुआ चलूँ, क्योंकि अभी जैसा कि दिन ब दिन पेट्रोल महंगा होता जा रहा है। अभी मेरे ख़्याल में 268 या 270 है कुछ। तो उस हिसाब से एवरेज बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बंदा जब टूर पे निकलता है वो अपना बजट लेके निकलता है कि यार ये मेरा बजट है जिसमें ये पेट्रोल की भी कॉस्टिंग होती है और ये इसमें होटलिंग की है, ये फूड कॉस्टिंग है। तो सारी कॉस्टिंग निकाल के बंदा टूर पे निकलता है। तो इसलिए मैं इसमें बताना बहुत ज़रूरी है कि क्या है क्या नहीं। तो बहरहाल कराची से अगर हम इसमें आते हैं तो कराची से जो पेट्रोल का जो एवरेज है वो तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि क्या एवरेज मिला था, लेकिन इसमें भी मैं बताता चलूँ कि तकरीबन 21,000 रुपये में ये कराची से लेके एबटाबाद तक आई थी ये गाड़ी और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा एवरेज है। इसके अलावा अगर जो लोग मुल्तान हो गए, लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह इससे निकलते तो उनका तो पेट्रोल का कोई कॉस्ट इतना नहीं आता है। मेरे ख़्याल में 4-5 हज़ार रुपये में वो पहुंच जाते हैं। हाँ, लाहौर वाले, मुल्तान वाले, उनकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा आ जाती है, लेकिन अगर फैसलाबाद हुआ और इस्लामाबाद हुआ तो उनकी कॉस्टिंग तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर आ जाती है पेट्रोल कॉस्ट। बहरहाल उनकी कम आती है। सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट आती है वो हम अगर कराची से आते हैं तो हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। इनफैक्ट कोयटा वालों की भी हमसे कम कॉस्ट आती हैं अगर वो टूर पे आते हैं, क्योंकि कोयटा से अगर जो लोग आ रहे हैं तो कोयटा से एक रास्ता निकल रहा है सिब्बी के थ्रू, तो सिब्बी से आते हैं तो वो सक्कर में निकल आ जाते हैं। तो अगर कोयटा से सक्कर निकल आते हैं तो कोयटा से सक्कर तकरीबन 380 किलोमीटर है और कराची से जो सक्कर है वो 465 किलोमीटर है। तो तकरीबन मेरे ख़्याल में 90-100 किलोमीटर अगर कोयटा से भी कोई टूर पे आ रहा है तो उसको तकरीबन 90-100 किलोमीटर फासला कम पड़ता है। तो उनके लिए भी ये जगह करीब हो जाता है। और लेकिन जो हम आते हैं कराची से तो कराची के लिए एक टारगेटेड रास्ता है पूरा, कि एक तो रास्ता बहुत बढ़ जाता है और इसके अलावा फिर आपको पता है माशाल्लाह सिंध के जो रोड हैं तो वो तो फिर उसकी बात अलग है। उसमें तो मतलब आप 60-70 की स्पीड से ऊपर नहीं जा सकते। तो एक तो वो होता है। इसके अलावा अगर जो कोयटा से रोड आ रहा है, जब मैं आ रहा था मेरे ख्याल में मैं आया था शायद 2021 या 22 में, तो उस टाइम तो रोड बहुत अच्छा था। मतलब हम बीच में 100 पे भी आ रहे थे, 80 पे भी आ रहे थे, तो वो रोड तो अच्छा है। लेकिन अभी ख़ास मैं अभी जो आया हूँ जून जुलाई 2025 की बात कर रहा हूँ मैं, कराची से जो रोड आ रहा है ये अपना काजी अहमद के बाद जो रोड शुरू होता है ख़ासकर आपका सक्कर तक ना, वो तो ख़त्म है। मतलब उस रोड का तो बिल्कुल ही बुरा हाल है। तो उस पे हम लोग जो अभी लास्ट टाइम हम आए थे तकरीबन 1 घंटे का जो एवरेज निकल आ रहा था तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर 1 घंटे का एवरेज आ रहा था हमारा। अलबत्ता हम 80 पे भी बीच में जा रहे थे, 100 पे भी जा रहे थे, 60 पे भी जा रहे थे, 50 पे भी आ रहे थे, लेकिन जो 1 घंटे का जो किलोमीटर का एवरेज निकल रहा था वो तकरीबन था 50-60 इतना एवरेज आ रहा था।
तो क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा वो रोड ख़राब भी था, प्लस फिर कुछ रिपेयरिंग का भी साथ में काम चलता है। रिपेयरिंग है तो खैर मेरे ख्याल में मैं जब भी टूर पे आता हूँ ना तो रिपेयरिंग ही चल रही होती है। तो वो जब रिपेयरिंग चल रही होती है तो आपको इस रोड से जो है ना वो फिर दूसरे ट्रैक पे आना पड़ता है, जो कि एक ही ट्रैक पे डबल ट्रैफिक चल रही होती है। तो उसमें ये कि आपका जो टाइम है वो मज़ीद वेस्ट हो जाता है, क्योंकि आप डबल ट्रैफिक में जा रहे होते 30 की स्पीड में, 35 की स्पीड में, उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तकरीबन अभी जो मैं लास्ट आया तो तकरीबन 3 से 4 घंटे मेरे एक्स्ट्रा वेस्ट हो गए थे। जब मैं पहुंचने के बाद जब मैंने एवरेज निकाला तकरीबन इतना वो टाइम हमारा ज़ाया हो गया था। तो बहरहाल अभी जाते हुए भी आपके साथ शेयर करते हैं कि हमने ये जो 12-13 दिन का जो हमारा टूर था, अब इसके अंदर कुछ बेहतरी, क्योंकि जब हम आ रहे थे तो काम तो चल रहा था कि अब वापस जा रहे हैं, अब देखते हैं कि उसमें कोई बेहतरी आई या वैसे कि वैसे ही रोड पड़े हुए या वैसे ही वो काम अभी तक चल रहा है और वैसे ही ख़राब है। तो देखते हो सकता है कि कोई 19-20 बेहतरी आई हो। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, और अगर ये मोटरवे बनती है कभी ज़िंदगी में, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि अल्लाह पाक ये मोटरवे हमें नसीब करे हमारे ज़िंदगी में बन जाए, तो अगर ये मोटरवे बनती है तो फिर तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। वरना जब तक ये मोटरवे बनेगी नहीं तो कराची वालों को, कराची और हैदराबाद जो इंटीरियर सिंध है वो तो सक्कर के करीब है, तो वो तो फ़ौरन मोटरवे पे चढ़ जाते हैं, उनके लिए आसानी हो जाती है। लेकिन हैदराबाद, कराची वगैरह ये जो इलाके हैं, यहाँ से जो टूर के लिए आते हैं तो वो फिर एंजॉय करें इस ख़राब रोड को और अपना माइंड जो है ना वो फुल फ्लैश करके आएँ, ताकि भाई मैंने 3-4 घंटे एक्स्ट्रा ज़ाया करने उस रोड के ऊपर। तो ये ख़ास रखें और अपने साथ ठंडा पानी रखें, या तो कूलर भर के रख दें ठंडे पानी से, उसमें बर्फ़ डालने लगे, आप बार बार ठंडा पानी पीते रहेंगे तो आपका बीपी जो है ना वो अपनी जगह पे सही रहेगा। वरना आपका बीपी बार बार बढ़ेगा तो फिर उसमें आपके लिए कोई मसला भी बन सकता है। तो ये चीज़ है, तो फिर सुकून से है, क्योंकि वो रोड अगर ख़राब हुआ तो उसमें ये कि फिर पत्थर ये रोड़ी वगैरह ये पड़ा हुआ है, उसमें अगर आप स्पीड में गाड़ी निकालते हैं तो फिर आपको पता है अगर स्पीड में निकालेंगे पत्थरों में तो फिर आपकी गाड़ी के साथ क्या हो सकता है। ख़ास कर मेरा जो है ना जो मैसेज है वो कराची वालों के लिए, कराची, हैदराबाद, मोरो, ये हाला नाका वगैरह इन एरियों से जो हमने टूर पे आते हैं, मैं उनके लिए ख़ास ये मैसेज देना चाहूँगा कि भाई बहुत ज़्यादा एहतियात से आप गाड़ी चलाएं, क्योंकि वहाँ से सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा पड़ता है। तो क्योंकि जो करीबी एरिया है उनका तो मेरे ख्याल में टोटली ट्रैवलिंग तकरीबन हो जाती है 500 किलोमीटर हो जाती है या 1000 हो जाती है। हम लोग कराची से आते हैं तो हमारी टोटल जो ट्रैवलिंग है वो तकरीबन 4,500, 5,500 इतना किलोमीटर ट्रैवलिंग हमारी बन जाती है। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई आप गाड़ी बड़ा ध्यान से चलाएं, क्योंकि आपको 4-5 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ती है 10 दिन के अंदर। तो अगर एक गाड़ी 4-5 हज़ार किलोमीटर 10 दिन के अंदर चल रही तो इसका मतलब है कि उसका जूस निकलने वाला है। तो इसलिए आप गाड़ी को बड़े एहतियात से चलाएं। कोई आ रहा है, भगा रहा है, आप उनको गाड़ी को भगाने दें, उनके साथ कोई रेस लगाने की ज़रूरत नहीं ना उनके साथ। आप अपनी जो आपकी स्पीड की लिमिट है आप उसके ऊपर लेके जाएं, सुकून से जाएं, एंजॉय करते हुए जाएं। कौन 200 में जा रहा है, कोई 300 में स्पीड में जा रहा है, कोई 50 की स्पीड में जा रहा है, जाने दें उनको। उनसे आप अपना कोई कंपैरिजन ना करें। आप अपना एक जो आपके एक रदम है स्पीड की उसके ऊपर जाए सुकून से, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ा एक बड़ी ट्रैवलिंग है आपके सामने, एक बहुत बड़ा एक किलोमीटर ट्रैवलिंग है जो कि आपको टारगेट मीट करना पड़ता है। तो उस सूरत में आपकी गाड़ी को जो है ना बहुत केयर की ज़रूरत है। बिल्कुल रफ़ ड्राइविंग से जो है ना वो एहतियात करें, रफ़ ड्राइविंग बिल्कुल ही ना करें, बिल्कुल। वरना खुदा ना ख्वास्ता अगर इतने बड़े ट्रैवलिंग के अंदर आपकी गाड़ी में XYZ कोई भी इशू आता है तो आपके लिए एक सर दर्द बन जाएगा। तो इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखें। और जो करीबी एरिया है तो खैर उनके लिए तो कोई इतना मसला नहीं। अगर 1,000-1,500 किलोमीटर आपने चलानी है तो उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है उनके लिए, क्योंकि 1,000-1,500 किलोमीटर से गाड़ी का कोई इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। उसमें अगर आप थोड़ी रफ़ ड्राइविंग भी करते हैं तो चल जाता है, लेकिन अगर आपकी ड्राइविंग लंबी है तो फिर उस हिसाब से फिर आपकी जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करना पड़ता है। इसके अलावा ऑयल का जो है ना सबसे अच्छा ऑयल इस्तेमाल करें। मुझे इसका आइडिया नहीं कि कौन किस गाड़ी में आएगा, लेकिन मैं ये बोलूँगा जिसके पास जिस किस्म की गाड़ी है उसके ऊपर रिसर्च करें और सबसे 1 नंबर ऑयल इस्तेमाल करें।
और सारे जो फ्लूइड है वो एक नंबर इस्तेमाल करें, कूलेंट एक नंबर इस्तेमाल करें। लोग बहुत सारे समझते कि यार नलके का पानी डाल देंगे और 3,000 रुपये 4,000 रुपये बचा लेंगे। तो भाई ये 3-4 हज़ार तो आप बचा लेगा, लेकिन वो फिर आपको आपकी जो गाड़ी है उसको भुगतना पड़ता है। तो ये चीज़ आप ख़ास इस पे जो है ना ध्यान रखें कि उसको आप क्या नाम है, जो जितने भी इसके फ्लूइड्स वगैरह है उसको आप चेंज करें और सबसे एक नंबर चीज़ डालें। अलबत्ता मैं जब आ रहा था तो मैंने एक वीडियो डाली भी थी, अलबत्ता इसमें कूलेंट इतना सा कम था, मेरे ख्याल में 100 ml कम होगा या 200 ml कम होगा। उसके लिए मैंने पूरा 1 लीटर जो है ना वो कूलेंट लिया। 1800 रुपये का 1 लीटर था, तो मैंने पूरा 1 लीटर लिया कूलेंट और उसको पूरा किया। वरना दूसरा बंदा होगा वो बोलेगा यार इतना सा कम है, थोड़ा सा पानी डाल देंगे कुछ भी नहीं होता। ये ना करें, ये कुछ भी ना होने वाला सिस्टम है ना, ये ना करें। आपका टूर पे इतना खर्चा आता है 1.5-2 लाख रुपए का, तो अगर आप गाड़ी के ऊपर आप अगर एक मिसाल के 1500-2000 रुपए की कोई चीज़ आप अच्छी डालते हैं तो वो उस पर कंप्रोमाइज़ ना करें। मेरा बिल्कुल मशवरा नहीं कि उसकी जगह आप कोई पानी डालते हो या कुछ। हाँ, टायरों के अंदर मैंने जब मैं आ रहा था तो जब मैंने टायर नए डाले तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस डाला हमने। नाइट्रोजन गैस में आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि इस गर्मी में जब आप मोटरवे के ऊपर गाड़ी जब आपकी भाग रही होती है तो ये टायर अपने आप से एक जो है ना हीट जनरेट करता है, जिसकी वजह से जो आपका प्रेशर लेवल है वो अप हो जाता है, मतलब वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का टायर फटने का ख़तरा होता है। तो उसकी जगह अगर आप नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं तो उसमें ये होता है कि वो गैस ठंडी होती है तो आपके टायर को ठंडा करता है और वो जो टेम्परेचर जनरेट होता है उसको कम कर देता है, ख़त्म कर देता है, मतलब ना होने के बराबर कर देता है। तो वो आपके टायर के लिए एक सेफ्टी। अगर आपकी गाड़ी में पुराने टायर हैं तो भी आप नाइट्रोजन गैस डालें। वो कितने का डलता है, मेरे ख्याल में आप किसी का अगर उस पर जाते हैं तो 400 रुपये या 500 रुपये में डल जाता है। वो भी आप डाल के आएँ, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि अफसोस करने से एहतियात बेहतर है। तो एहतियातन आप वो भी डाल दें और ये कि आपकी जो गाड़ी के टायर है वो ठंडे रखें। तो ये अभी जब मैं आ रहा था मैंने तो टायर नए डालें तो साथ में वो भी डाल दिए। अब जगह जगह जहाँ पे हवा कम था, जो उनके पास नाइट्रोजन गैस नहीं थी, तो हमने फिर एक नॉर्मल हवा जो है ना उसमें वो डाली है। तकरीबन मेरे ख्याल में 1-1, 1.5, 2-2 PCI इसमें हवा कम थी, जो कि हमने उसको पूरी कर दी उसके अंदर। तो अब इंशाल्लाह जाएंगे फिर इसमें दोबारा से पूरा जो नाइट्रोजन गैस है वो दोबारा डाल देंगे। तो लेकिन इसकी ज़्यादा ज़रूरत जो है ना आपको हाईवे के ऊपर पड़ती है, क्योंकि हाईवे के ऊपर अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो उस हिसाब से आपका जो है ना क्या नाम है कि ज़्यादा हीट जनरेट होता है टायरों में, तो इसलिए आपको ज़्यादा ज़रूरी गर्मियों में आप डालेंगे। तो ये थी कुछ एहतियाती तदाबीर और जो हमारा सफ़र है वो स्टार्ट है। और अभी तकरीबन ये आगे वो आ रहा है कलर कहार। ये अभी थोड़े से ही किलोमीटर के बाद कलर कहार शुरू हो जाएगा। फैसलाबाद का इंटरचेंज आ गया और यहाँ से हम अभी उतरेंगे फैसलाबाद के लिए। तो फैसलाबाद में एक काम है छोटा सा, उसके बाद फिर इंशाल्लाह कल हम यहाँ से निकलेंगे आगे के लिए। ये अभी इंटरचेंज शुरू हो रहा है इसका और टेम्परेचर जो हो रहा है वो 40 हो रहा है।
अभी हमने मुल्तान क्रॉस कर दी और मुल्तान का जो टोल प्लाजा है वो तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। मतलब बीच में कोई रुकावट नहीं है, आप डायरेक्ट जो है ना वो रीट वहाँ से करा सकते हैं सक्कर में जब उतरेंगे। तो ये बहुत बड़ा अच्छा कर दिया कि ये ख़त्म कर दिया। सक्कर मुल्तान मोटरवे पे ये भी हम स्टे ले रहे हैं। मुल्तान से 100 किलोमीटर आ गए हम लोग। सक्कर तकरीबन 82 किलोमीटर रह गया और टाइम हो रहा है 11:15। इस सक्कर से अभी हम लोग निकले हैं, अपना सफ़र हमने दोबारा कंटिन्यू कर दिया और रोड तो खैर हमें अभी खाली मिल रहा है, इतना रश नहीं है। जब हम आ रहे थे कराची से तो उस टाइम तो ये बहुत ज़्यादा इस पे रश थी और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा जाम थी सक्कर के पास। टेम्परेचर जो अभी सक्कर में हो रहा है वो तकरीबन 32 हो रहा है और मौसम बेहतरीन हो रहा है। जाते हुए जब हम जा रहे थे तो उस टाइम तो तकरीबन 44 टेम्परेचर था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। सक्कर मोटरवे से उतरने के बाद तकरीबन 32 किलोमीटर हम लोग आ गए। नमाज के लिए रुके थे, खाने के लिए रुके थे, उसके बाद हमने दोबारा सफ़र को कंटिन्यू कर दिया। और ये रोड स्टार्टिंग में सक्कर में तो सही है, आगे जो रोड है वो ख़राब है। ये तो बेहतर है अभी, लेकिन जो आगे रोड है उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से आते हुए हमें टाइम ज़्यादा लग गया था। देखते कि जाते हुए इन्होंने कुछ इस पे काम किया है कि नहीं। मौसम बस बादल चल रहे हैं हमारे साथ, मुल्तान सही बादल है लेकिन बारिश कुछ ख़ास हुई नहीं। रास्ते में थोड़ी सी हल्की सी फुहार पड़ी थी, उसके बाद कोई बारिश वगैरह हुई नहीं है। ये समझो कि सक्कर से लेके 200 किलोमीटर जो काजी अहमद तक का रोड है वो ख़राब है, वो आपको तंग करेगा। ये स्टार्टिंग में सही है, सक्कर से निकलते हुए स्टार्टिंग में तो रोड बेहतर है, लेकिन आगे जाके फिर बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है, उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। अभी टाइम जो हो रहा है वो 1:19 हो रहा है और बस हम लोग भी ड्राइव को एंजॉय कर रहे हैं। ट्रक्स बड़ी बात है कि आज बिल्कुल कम दिख रहे हैं, वरना नॉर्मली अगर देखा जाए तो भाई ट्रक्स की भरमार होती है, लेकिन आज ट्रक्स जो है ना बहुत कम दिख रहे हैं। दोनों अतराफ में खजूरों के बाग है तो रोड का बहुत अच्छा व्यू आ रहा है और खजूर पे ऑलमोस्ट आखिरी मराहिल पे चल रहे हैं। कुछ इन्होंने तोड़ दिए हैं और कुछ तोड़ेंगे, अभी लगे हुए हैं दरख्तों में। दोनों तरफ पे बेहतरीन किस्म के बाग बने हुए हैं खजूरों के। मोटरवे अगर ये बन जाए तो तकरीबन 3.5 घंटे का रास्ता रह जाएगा। सक्कर से 3.5 घंटे के अंदर कराची पहुंच जाएगा बंदा, आराम से 3.5 घंटे में पहुंच जाएगा, क्योंकि मोटरवे के थ्रू जो फासला है सक्कर से वो 370 किलोमीटर है और वैसे अगर हम जा रहे हैं तो तकरीबन 450-460 किलोमीटर बनता है। अगर मोटरवे बनती है तो उससे काफ़ी रास्ता जो है ना वो शॉर्ट हो जाएगा और बड़ी आसानी हो जाएगी। असल में जब डबल ट्रक आ जाते हैं ना तो ये रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, इस रास्ते पे बाइकों का जो है ना कोई भरोसा नहीं, कभी राइट पे आ रहे हैं, कभी लेफ़्ट पे आ रहे हैं, कभी राइट पे आ रहे हैं। मतलब उनको ये बिल्कुल एहसास नहीं कि भाई पीछे से कोई तेज़ गाड़ी आ सकती है, तो बहरहाल इस रोड पे जाएं तो हॉर्न का इस्तेमाल लाजिमन करें ताकि इन तक हॉर्न पहुँचे, तो फिर ये जाके साइड पे करते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट आप इनको लाइट्स वगैरह देते हैं और या आप बोलते हैं कि ये खुद ही हो जाएंगे, तो ये खुद जो है ना वो हटते नहीं हैं, तो वो आपको थोड़ा सा मेहनत इन पे करनी पड़ती है, तब जाके ये फिर हट जाते हैं। ओहो, सिंध में भी ग्रीनरी शुरू हो गई दोनों तरफ पे, दोनों अतराफ पे जो खेत है बेहतरीन किस्म की ग्रीनरी है। ऐसा लग रहा है पंजाब में दोबारा दाखिल हो गए हम लोग।
ये देखिए बाइकें बहुत ज़्यादा है आज, वरना अगर बाइकें नहीं हो ना तो फिर बंदा जो है ना स्पीड इस पे मेंटेन कर सकता है। यहाँ तो बीच में से फुटपाथ ही गायब हो गई। यार कम से कम ऐसे ही हाईवे बना दे सारी तो फिर भी बेहतर है, लेकिन आगे हर 3 महीने 6 महीने बाद उसको दोबारा खोद के बनाता है। पता नहीं उसमें डामर कम डालते हैं, पता नहीं क्या होता है, जो कि एक बारिश के साथ जो है ना वो पूरा उखड़ जाता है। बस काजी अहमद के बाद फिर रोड जो है ना वो बेहतर हो जाएगा, वहाँ तक थोड़ा सा गड़बड़ है, बाकी तो खैर अमन है। अभी हम लोगों ने हैदराबाद मोटरवे टोल प्लाजा क्रॉस कर लिया और टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद नमाज़ पढ़ ली हमने असर की, और जो टाइम हो रहा है वो 5:40 हो रहा है। और सफ़र जो है ना वो हमारा भी M9 पे शुरू हो गया। सुबह तकरीबन 5:30-6 बजे हम लोग निकले थे वहाँ से, अभी तकरीबन 5:40 हो रहा है, जो कि अभी हम कराची और हैदराबाद मोटरवे पे आ गए। सफ़र जो है ना वो बड़ा बेहतरीन गुजरा है और बड़ा मज़ा आया है। मैं एक चीज़ ये शेयर करना चाहूँगा, जो मैंने अभी कुछ चीज़ें जो इस टूर में नोट करी है, वो ये है कि ज़्यादातर लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं ड्राइविंग में। कि मरी में मैंने देखा कि 2-3 गाड़ियाँ जो है ना वो गिरी हुई थी। वो यही वजह है कि लोग जो है ना वो टर्निंग वगैरह में बड़ा जल्दबाजी करते हैं, और जिसकी वजह से वो गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है और गिर जाती है। दूसरी बात है कि ओवरटेकिंग में बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी गिर जाती है। तो मेरे ख़्याल में अगर आप किसी ओवरटेक में या कहीं पे अगर आप 5-6 मिनट अगर लेट भी हो जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। मेरे ख़्याल में आप थोड़ा सुकून से, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है, आपकी जान का और माल का। तो इसलिए जो है ना आप जल्दबाजी ना करें। किसी भी एरिया में या मोटरवे पे भी हैं या आप किसी पहाड़ी एरिया के अंदर ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसानदा साबित हो सकता है, आपकी जान माल दोनों का। तो मैंने काफ़ी सारे वो देखी हैं कि जो गाड़ियाँ गिरी भी थी, तो यही वजह है कि लापरवाही और जल्दबाजी ये चीज़ है। तो खैर अगर आप टूर पे निकलें या कहीं पे घूमने के लिए निकले हुए, तो अगर आप कहीं जगह पे पहुंच रहे तो खैर आधा 1 घंटा अगर आप लेट भी हो जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप घूमने निकले हुए एंजॉय करें। अगर आप वो चीज़ छोड़ के आप फिर रेस ही लगा रहे हैं कि यार मेरी गाड़ी पहाड़ पे कैसी तेज़ चलती है कि किसी और की तेज़ चलती है, तो इन चीज़ों में क्या हो जाता है कि वो फिर जो है आप जोश में आ जाते हैं और उस सूरत में आपकी गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। आप अपना स्पीड जो है ना वो बिल्कुल कम रखें। किसी ने भगानी है भगाएं, जो भी उसने करने करे, आप अपने एक लिमिट के अंदर चलें, अपने ट्रैक पे चलें, जो आपका ट्रैक है उसी पे ही चलें। उससे बाहर निकलेंगे टर्निंग के अंदर भी उससे बाहर ना निकलेंगे, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो गाड़ी आपकी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि लोग निकलते हैं एंजॉय करने, टूर करने के लिए, और फिर वहाँ पे ये भागम भागी और ये वो सब शुरू हो जाता है। तो मेरे ख्याल में ये फिर बेकार है। उसमें ये हो जाता है कि आपकी गाड़ी भी गिर जाती है और आपको भी नुकसान हो जाता है। तो इन चीज़ों का आप लाजिमन ख्याल करें। इसके अलावा जो है ना आप गाड़ी प्रॉपर मेंटेन करके लेके जाएं किसी पहाड़ी एरिया में। ब्रेक शू वगैरह देख लें, हैंड ब्रेक देख लें कि हैंड ब्रेक आपका प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। कभी खुदा न ख्वास्ता आपके ब्रेक अगर काम छोड़ भी देता है तो कम से कम आपके पास हैंड ब्रेक होना चाहिए कि उससे गाड़ी कंट्रोल हो जाए। तो खैर अभी तो ज़्यादातर जो लेटेस्ट गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें तो वही के बटन के हिसाब से वो हैंड ब्रेक है, तो वो तो लगता नहीं है, लेकिन फिर भी खैर एहतियातन आप उसको जो है ना उसको भी चेक करा लें कि वो भी प्रॉपर है, सारी चीज़ें प्रॉपर है आपकी गाड़ी का। तो उसके बाद आप गाड़ी को लेके जाएं टूर वगैरह पे। टूर में जब आप जाते तो थोड़ा सा जल्दबाजी जो है ना ये बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, जल्दबाजी बिल्कुल ना रखें, सुकून से जाएं, इंजॉयमेंट करें। जहाँ पे आप किसी पॉइंट पे जा रहे हैं तो आप ये जहन में रखें कि यार एंजॉय करने निकले हुए, ऐसा ना कि फिर जो है ना आप जल्दबाजी करते जाएं और खुदा ना ख्वास्ता किसी बड़े हादसे का शिकार हो जाएं। अमूमन मैंने छोटी जो गाड़ी है ना, मैंने जो नोट की है, जो छोटी गाड़ी हैं वो जल्दबाजी नहीं करते हैं, इतना वो
मतलब भागम भागी नहीं करते, लेकिन जो थोड़ी सी जो SUV टाइप की गाड़ी हैं तो वो समझते हैं कि भाई हमारे हाथ में SUV आ गया, अब इसको भगा दो। अब मैंने देखा तो फॉर्च्यूनर भी गिरा हुआ था, एक डाला गिरा हुआ था, वो बिल्कुल नई गाड़ियाँ थी मतलब। तो ये कि जब आपके हाथ में ये अगर कोई बड़ी गाड़ी आती है, SUV आती है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि भाई आप इसको पहाड़ों में जितना मर्जी है रेस दे दे तो ही जाएगी। SUV का मतलब है कि वो पावरफुल गाड़ी होती है, आपकी कहीं ऑफ रोडिंग वाला पथरीला वगैरह रोड है तो उस पर चली जाती है आराम से, और पहाड़ वगैरह भी सुकून से चढ़ जाती है। इसलिए वो नहीं होती क्योंकि उसका तो ग्रिप ही नहीं होता। SUV गाड़ियाँ जितनी उनका रोड ग्रिप वगैरह नहीं होता, तो उसको आप टर्निंग वनिंग में बड़ा एहतियात करें। देखो कार जो होती है ना वो भगाने के लिए होती है, जो SUV होती है उसको आप जो है ना ये कि कोई पहाड़ी एरिया, कोई ऑफ रोडिंग, ये उसके लिए काम होता है। आप उससे अगर कार वाले हिसाब लेंगे तो गाड़ी आपकी गिर जाएगी। तो ये चीज़ें कि तकरीबन 2-3 गाड़ियाँ मैंने अभी देखी कि जो कि गिरी हुई थी पहाड़ से, और मेरी मौजूदगी में, मतलब मैं टूर पे ही था और उस दौरान ही ये हुआ है। मतलब ये नहीं कि पहले से गिरी हुई थी और तो ये चीज़ जो है ना इसका बड़ा ख़ास ख्याल रखें कि आपके पास XYZ कोई भी गाड़ी है ना, तो देखो जान से तो प्यारी नहीं, आप उसको तरीके से भगाएं, केयरफुली भगाएं, ताकि कम से कम आपको कोई जानी नुकसान ना हो। माली तो चलो फिर भी गाड़ी दोबारा बन जाएगी, लेकिन जानी अगर नुकसान हो जाता है तो फिर तो आपके पास कुछ भी नहीं बचता। ये कुछ चीज़ें थी जो कि मेरे जहन में आई, तो मैंने आप लोगों से मैं शेयर करूँ। बाकी जो है ना हमारा सफ़र स्टार्ट है, बहुत बेहतरीन हमारा टूर रहा, बहुत सुकून से टूर किया माशाल्लाह, कोई भागम भागी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत सुकून से गाड़ी चलाई। दूसरी बात है कि गाड़ी जहाँ पे रोड आपको मिलते हैं और रोड की जो लिमिट है ना, फिर आप इसको भगा दें, लेकिन जहाँ पे भगाने की जगह नहीं वहाँ पे आप भगाएंगे तो गाड़ी आपके कंट्रोल से बाहर होके कल्टी भी हो सकती है या खाई में गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो बराए मेहरबानी जहाँ पे भगाने की जगह है ना आप वहाँ पे भगाएं गाड़ी, लेकिन जहाँ पे भगाने की जगह नहीं वहाँ बिल्कुल ही ना भगाएं। वहाँ पे आप 2 मिनट 5 मिनट पहले पहुँच जाएंगे, या तो पहुँच जाएंगे या पहुँचेंगे ही नहीं। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। बाकी जो है ना जो हमारा टूर था माशाल्लाह वो तकरीबन ऑलमोस्ट एंड पे चल रहा है। कराची टूल प्लाजा हमने क्रॉस कर दिया और अभी जो टोटल फासला सोराब गोट तक का फासला है तो वो 114 किलोमीटर है। 114 किलोमीटर के बाद जो है ना इंशाल्लाह सोराब गोट आ जाएगा, कराची सोराब गोट। सफ़र हमारा स्टार्ट है और बहुत मज़े से जा रहा है माशाल्लाह। फ्यूल का मैं आपको बताऊंगा जब मैं अभी टूल प्लाजा पे पहुंच जाऊंगा, तो मैं आपको फ्यूल का बताता हूं कि फ्यूल क्या लगा है क्या नहीं। तो खैर अभी तो मैंने लास्ट जो टैंक फुल किया था वो मैंने किया था सक्कर के अंदर। तो अब सक्कर के बाद जो अब देखते हैं कि क्या हिसाब बनता है। मैं जब तक कैलकुलेशन करके मैं आपको टूल प्लाजा तक बता देता हूँ कि क्या कॉस्ट आ गई है पेट्रोल का, जो कि पेट्रोल अभी मेरे ख्याल में 268 है, 9 है या इस तरह कुछ चल रहा है। ये कराची मोटरवे टूल प्लाजा आ गया है और टाइम हो रहा है 6:44। 6:44 हो गए और हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। बड़ा बेहतरीन सफ़र रहा और मज़ा आ गया। ये कराची में एंटर हो गए हम लोग और इंशाल्लाह मगरिब तक घर पे पहुंच जाएंगे। मगरिब की नमाज से पहले पहुंच जाएंगे। पेट्रोल जो हमारा कॉस्ट आया इस्लामाबाद से तकरीबन अराउंड 20,000 रुपये का पेट्रोल लगा है। 19,500 से लेके 20 के दरमियान लगा है इस्लामाबाद से लेके कराची तक। टूल प्लाजा से निकलने के बाद ही रश शुरू हो गया है, पहले रश नहीं थी। तो दोस्तों ये थी वीडियो वापसी की जो कि इस्लामाबाद से लेके कराची तक की है और हम लोग जो है ना वो खैर आफियत से पहुंच गए।
और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोबारा मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।